सो हेलो माय डियर ट्रेवलर्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि मस्त होंगे, झकास होंगे, जैसे हमेशा ही रहते हैं, है कि नहीं, है ना। मुझे उम्मीद है कि हमेशा मुस्कुराते ही रहिएगा, ये दुआ भी है। चलिए, तो निको भैया क्या लाए, तो अब हम कॉन्सेप्ट मैपिंग के हिसाब से अब हम शेयर कैपिटल के चैप्टर्स लेकर आ गए, यानी कि कंपनीज अकाउंट के अंदर शेयर कैपिटल, फिर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, इन सब के बारे में भी जानेंगे। देखिए, कॉन्सेप्ट मैपिंग है तो जाहिर सी बात है इसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं होता, इसमें आपको शॉर्ट में ये बताने की कोशिश होती है कि आपको क्या क्या याद करना है, क्या क्या चीजें इसके अंदर थी, है ना। इस शहर में हम घूमे थे, कौन कौन से मकानों को हमने देखा था, तो उनका रिवीजन के लिए होता है, ताकि 40-45 मिनट में आपका एक ओवरव्यू आ जाए कि अच्छा हाँ यार, ये सारी चीजें थी, इसमें ऐसे से होता था, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ये इस पर्पस के लिए होता है। तो होप सो आप इस बात को समझेंगे। अब बिना टाइम वेस्ट किए निक को भैया लाए हैं, क्या लाए हैं, तो देखिए, कंपनी एंड शेयर मीनिंग, टाइप एंड शेयर कैपिटल्स ऑफ कंपनी, इसके बारे में हम आज जानेंगे, है ना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो इसके अंदर हमारे पास मीनिंग, सबसे पहली बात तो भैया वही है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिर काइंड्स ऑफ कंपनीज है, काइंड्स ऑफ शेयर है, और शेयर कैपिटल एंड इट्स क्लासिफिकेशन, इन्हीं को समझना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमारे अंदर है, ठीक है। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भैया जरा डेफिनेशन तो बताओ। मैंने कहा ओके, देखिए नॉर्मली तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में कंपनीज के बारे में बताया गया है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। उसमें उन्होंने बोला जो भी इस एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है भैया वो कंपनी है, या इससे प्रीवियस एक्ट के अंतर्गत। तो अ कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट मींस ये वाला एक्ट, एंड अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, किसी और कंपनी लॉ, जैसे 1956 वाला जो कंपनीज एक्ट था उसके अंतर्गत भी अगर कोई एंटिटी रजिस्टर्ड है एज अ कंपनी तो उसे कंपनी कहेंगे। पर एक प्रॉपर डेफिनेशन जो आपको याद रखनी है, जो काम आएगी, वो ये है, अ कंपनी इज एन, क्योंकि इसी से कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाते हैं। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, पर्सन तो है बट आर्टिफिशियल, क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग सेपरेट entity with perpetual succession and common seal, perpetual succession and a common seal। भैया ये क्या हुआ, तो आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब है कि ये पर्सन तो है पर जिंदा नहीं है ना, हमारी तरह सांस नहीं लेती ना, तो इसको आर्टिफिशियल बोला गया। पर भैया ये आर्टिफिशियल पर्सन कैसे है, क्योंकि क्रिएटेड बाय लॉ है, और लॉ ने इसे कह रखा है, इसे राइट्स ऐसे दे रखे हैं जैसे हमारे आपके पास है ना। हम किसी पर केस कर सकते हैं, कोई हम पर केस कर सकता है, तो इसलिए इसको आर्टिफिशियल पर्सन कह रहे हैं। ठीक है, इनके पास सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि सेपरेट एंटिटी है। ये सेपरेट एंटिटी कहने का मतलब है कि भैया ओनर और मैनेजमेंट अलग अलग है। क्रिएटेड बाय लॉ है तो जाहिर सी बात है लीगल आइडेंटिटी तो इसको मिलती ही है। विद परपेचुअल सक्सेशन, यानी कोई आए कोई जाए, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते ना छत्ती जाएंगी, बस वैसा वाला सिस्टम है कि यहां पर लोग आते रहते हैं, मेंबर्स आते हैं चले जाते हैं, डायरेक्टर्स बनते हैं चले जाते हैं, पर कंपनी हमेशा चलती रहती है, ट्रेन की तरह सवारी उसमें बैठती रहती है। एंड अ कॉमन सील, एक फिल्म थी ना, आई थिंक, जहां तक मुझे याद नहीं आ रही है, पीके थी शायद, ठप्पा कहां है, तो इनके पास ठप्पा होता है, इनसे पूछो सटाक से मार देंगे यहां पे पूरा ठप्पा। तो इनके पास ठप्पा होता है, उसके अंतर्गत ही एग्रीमेंट्स करते हैं, तो ये कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आता है। इसलिए ये डेफिनेशन ज्यादा अच्छी है जो कि प्रोफेसर हेनली जी ने दी है, और काफी सही संक्षिप्त में एक कंपनी के बारे में पूरी बात बता दी है। तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो देखिए, इनकॉर्पोरेशन, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 अब तो चल रहा है, तो उसी के हिसाब से, अदरवाइज प्रीवियस लॉ भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। फिर सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका सेपरेट लीगली वजूद है, आप इस पर केस कर सकते हो, ये भी आप पर केस कर सकती है। ऐसा नहीं है कि आपने बोला भाई मुझे क्या पता कंपनी थी, मैं तो ऐसा नहीं, आप भी उस पे केस कर सकते हो, वो भी आप पे केस कर सकता है, यानी आप उसको पहचान सकते हो, कहां है वो एड्रेस भी मिलेगा आपको, जैसे अपन सबका एड्रेस होता है। परपेचुअल रेजिस्टेंस, यानी कोई आए कोई जाए, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता बेड़ू, यानी कि यह हमेशा चलती रहती है अनटिल और अनलेस कंपनी ही निपटने की स्थिति में आ जाए, यानी उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी नहीं है, हालत सही नहीं है, तो फिर तो निपटना ही है। तो वरना मेंबर के आने जाने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अलबत्ता लिमिटेड लायबिलिटी, यहां पर जितने का आपने शेयर्स खरीदा है उतनी ही आपकी लायबिलिटी होती है, कई केस में अनलिमिटेड भी होती है, तो वो अलग पॉइंट्स हो जाते हैं। नॉर्मली अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है तो जितने का शेयर खरीदा वही आपकी लायबिलिटी रहती है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, यानी कि यहां पर अगर आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे तो आप उसके ओनर तो बन गए, पर ओनर हमेशा के लिए ऐसा जरूरी नहीं है। आपको लग रहा है कंपनी सही नहीं लग रही, किसी को बेच के निकल लेते हैं, तो ये आप कर सकते हो। और जितने लोग स्टॉक मार्केट जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं या देखते हैं, तो उनको ये पता होगा कि है ना, हम कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, बढ़ रहे होते हैं तो अपने पास रखे रहते हैं कि भाई और बढ़े और बढ़े, और अगर डबक हो जाते हैं मतलब गिर जाते हैं तो हम सोचते हैं बेच के निकल लेते हैं। तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, शेयर्स यहां पे ट्रांसफर करा दिए जाते हैं।
कॉमन सील, वही बात है ना, ठप्पा का है तो इनके पास होता है, इनसे मांगो ना, लगा देंगे हम सटाक से ठप्पा। तो इनकी अपनी कॉमन सील होती है जिसके थ्रू ये एग्रीमेंट्स भी करते हैं, वहां पे हर जगह टप 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 ठप्पा चलता है, और फिर जो भी मेन डायरेक्टर्स होते हैं, जो भी होते हैं, उनके साइन हो जाते हैं। फिर सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, कंपनी की स्पेशल क्वालिटी यही है कि मैनेजमेंट अलग है, ओनरशिप अलग है। मैनेजमेंट के डिसीजंस में ओनर इंटरफेयर नहीं करते, ऑल्दो मोस्टली ओनर्स में जो इनके पास मेजर ऑफ शेयर्स होते हैं मैनेजमेंट के अंदर ही होते हैं, बट फिर भी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब इसके आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है हमारे पास, कंपनी के टाइप्स देखिए। तो काइंड्स ऑफ कंपनी में क्या क्या आता है, सबसे पहला कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जो अभी अभी हमने पढ़ा है ना, कि कंपनी के जो शेयर्स है उसकी वैल्यू ही आपकी आखिरी लायबिलिटी है, उसके बाद नहीं है। फिर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अगर मान लीजिए किसी ने गारंटी दे दी है ना, कई लोग गारंटी भी देते हैं, तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब है जितनी आपने गारंटी दी है भाई उतना तो चुकाना ही पड़ेगा। अनलिमिटेड कंपनी तो हमें पता है भाई साहब, डूबे गए सरम तो सब कुछ लेकर डूबेंगे, ये वाला पॉइंट हो जाता है। तो ये काइंड्स ऑफ कंपनीज होती है। इसके अंदर आता है आपके पास प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी। किसके अंदर, इसके अंदर। ठीक है, तो चलो इनको देख लेते हैं। तो भैया प्राइवेट कंपनी क्या होती है, तो प्राइवेट कंपनी भैया वही जो प्राइवेट होती है, जहां पे इनके अपने अपने काम चलते हैं। तो प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एज पर कंपनीज एक्ट 2013 व्हिच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी कि जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल होगी, जो भी कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ होगा, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इनका स्ट्रांग होता है क्योंकि यहीं से इनको राइट्स मिलते हैं, और ये मोस्टली प्राइवेट होती है ना, कि बहुत जल्दी शेयर ट्रांसफरेबिलिटी नहीं होती, और भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो इनके लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसमें जो बातें लिखी है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर इसके अंदर क्या है भैया, रिस्ट्रिक्शंस द राइट टू ट्रांसफर शेयर। भैया अभी कह रहे थे ट्रांसफर ऑफ शेयर का पॉइंट आ रहा है, अब यहाँ रिस्ट्रिक्शन है, तो वही रिस्ट्रिक्शन है, ट्रांसफर ऑफ शेयर हो सकता है लेकिन कुछ कंडीशन लगी होती है, प्राइवेट कंपनी है तो यहां पर ऐसा होता है। नाउ लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर टू 200, 200 से ज्यादा नहीं हो सकते, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी। ऑफ कोर्स ओपीसी में तो होगा ही एक, तो फिर तो कैसे होगा, है ना। नाउ प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक सब्सक्रिप्शन फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, कंपनी की किसी भी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि आप रहना चाहते थे प्राइवेट, आपको प्राइवेट स्पेस चाहिए था, ले लिया भाई साहब, अब आप पब्लिक में नहीं घुसेंगे। यानी कि अगर कोई सिक्योरिटीज बेचना चाहते हैं, कोई फंड रेज करने के लिए, आप पब्लिक से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, नाउ इट शुड हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स। अब 200 है, इसका मतलब ये नहीं कि एक डायरेक्टर भी चल जाएगा, अगर एक होगा तो जाहिर सी बात है ओपीसी में जाएगा, 1% कंपनी में जाएगा, तो 2 तो एटलीस्ट होने ही चाहिए, बट नॉट मोर देन 15 डायरेक्टर्स, 15 डायरेक्टर से ज्यादा नहीं हो सकते। होने के लिए हो सकते हैं, आप जब सीए की फील्ड में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए वही है कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराना पड़ता है, फिर और भी थोड़े बहुत काम धाम बढ़ जाते हैं। तो होने के लिए हो सकता है लेकिन नॉर्मली अलाउड नहीं है, कोई कंडीशन होगी, आप कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके लिए, अगर आप फिर स्पेशल रिजोल्यूशन ही पास करा देंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ओए में चेंज कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बट थोड़ा सा काम ज्यादा बढ़ता है। इफ वी हैव लास्ट वर्ड प्राइवेट लिमिटेड, हियर होना चाहिए, हियर वी हैव लास्ट वर्ड्स एज प्राइवेट लिमिटेड। इसीलिए आप कभी भी देखिएगा, कहीं भी वॉक कीजिए अपने मार्केट में, देखिए और प्राइवेट लिमिटेड लिखा है तो समझ जाइए कि ये प्राइवेट कंपनी है। पीवीटी एलटीडी लिखाना जरूरी है अगर आप प्राइवेट लिमिटेड है तो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पब्लिक कंपनी क्या होती है, ये बहुत सिंपल है भैया जी। पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, सिंपल सी बात है, विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, या जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल वो है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में कही गई है, जिसके पास 7 मेंबर्स या उससे ज्यादा हो सकते हैं, नेम ऑफ द कंपनी विद द लास्ट वर्ड लिमिटेड होना चाहिए, तो भैया वो पब्लिक कंपनी हो गई। ये पब्लिक से इशू करा सकते हैं कुछ भी अगर उनको फंड रेज करना है, और फिर ये शेयर्स भी इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, इजीली इशू कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। नाउ 1% कंपनी क्या होता है भैया, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 262 1%, ये नया है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। वन कंपनी मींस अ कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर, सिर्फ एक आदमी अकेला चना क्या भार फोड़ेगा, ये फोड़ के बता सकता है, तो यहां 1% कंपनी होता है। ठीक है, नाउ मेन फीचर्स क्या है, एक्चुअली इट इज प्राइवेट कंपनी, नॉर्मली देखा जाए तो ये प्राइवेट ही कंपनी, एक ही आदमी मेंबर है, अपने हिसाब से ही काम करेगा। नाउ सच कंपनीज विल हैव टू राइट 1% कंपनी बिलो इट्स नेम डिस्टिंग्विशिंग इटसेल्फ देन इफ इट इज अ ओपीसी, यानी डिस्टिंक्शन मतलब कि दूसरों से अलग बताना है अपने आप को कि हाँ भैया जी मैं उनसे अलग हूं, हमें उनमें ना जोड़े, मैं 1% हूं। होता है ना कि यार ये हमेशा ये सोल प्रोप्राइटरशिप वाले की मजे ले, हमें भी लेना है, हम कंपनी है तो क्या हो गया, हमारे पास भी 1% का होना चाहिए, मैं अकेला सब पर भारी हूं,
तो बस उन्होंने कहा ओके ज्यादा बोल रहे हो, चलो ठीक है चला लो, देख लेते हैं। तो 1% कंपनी का इन्होंने बना दिया है कॉन्सेप्ट। फिर इसकी पेड अप कैपिटल, मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख होनी चाहिए। 1% मतलब ये नहीं कि 1% है तो 1 ही रुपए, 1 लाख मिनिमम पेड अप कैपिटल होनी चाहिए। उसके आगे की बात करोगे। फिर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एटलीस्ट 1 एंड मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स इसके हो सकते हैं। इट हैज नेचुरल पर्सन, जाहिर सी बात है इसमें नेचुरल पर्सन है, क्योंकि 1% है, अगर वो निपट गया, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन चले गया तो फिर कंपनी भी तो चली गई, मेंबर ही है क्या। All provisions applicable on private companies shall also apply on OPC. Exemptions to hold annual general meetings. It also need not prepare cash flow statement. ये आप याद रख सकते हैं, ऑल्दो ये आता नहीं है एग्जाम से, वरना आना तो चाहिए कि ओपीसी में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। और ऑल प्रोविजंस एप्लीकेबल जो प्राइवेट कंपनी को है वही इनको भी होते हैं, ठीक है। तो ये ओपीसी के थोड़ी बहुत जानकारी थी, ये थोड़ा नया है तो आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है 3 कंपनीज है तो इनके बीच में डिफरेंस है, डिफरेंस को समझते हैं। देखिए सबसे पहला डिफरेंस नंबर ऑफ मेंबर्स। अगर आप नंबर ऑफ मेंबर्स देखेंगे तो मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स शेयर होल्डर्स इज 1% में 1 है, यहां पर मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 200 है, एक्सक्लूडिंग इट्स प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय मेंबर्स, ठीक है। इसको हटा के, है ना, पुराने उनको जोड़ के नहीं है। इसमें मिनिमम 7 एंड देयर इज नो लिमिट फॉर मैक्सिमम, मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है। देन ट्रांसफर ऑफ शेयर, जाहिर सी बात है यहां पे एप्लीकेबिलिटी नहीं है। यहां पर अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो बात कही गई है वो फॉलो करना पड़ता है, यहां पे तो यूजुअली आप ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, ये हमें पता ही है। नाउ प्रोस्पेक्टस यहां पे एप्लीकेबल नहीं होता, ये नीड नॉट बी इशूड, इसकी जरूरत नहीं है कि आपको प्रोस्पेक्टस इशू ही करना पड़ जाए। यहां पे मस्ट बी इशूड टू इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स। अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए तो जाहिर सी बात आपको इशू करना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टस वहां पर इंपॉर्टेंट है पब्लिक कंपनी में। देन सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, जाहिर सी बात है सब्सक्रिप्शन, भैया जब हम शेयर ही नहीं मिलते तो सब्सक्रिप्शन की बात कहाँ आती है। तो कैन नॉट बी ऑफर्ड टू पब्लिक, शेयर कैन नॉट बी ऑफर्ड टू पब्लिक। नॉर्मली ये पब्लिक को सीधा नहीं दिया जा सकता, यहां तो आप दे ही सकते हैं। यहां तो प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे तो जाहिर सी बात है शेयर्स भी तो देंगे ही देंगे। नाउ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चाहिए होते हैं ना, ये नेसेसरी है। यहां पर भी वही बात है, स्पेशल, यहां पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। इनको क्योंकि काफी चीजें इसमें लिखी होती हैं तो वो सब उसी के हिसाब से चलाना पड़ता है, ठीक है। नाउ यहां पर टेबल एफ गिवन इन द कंपनीज एक्ट 2013 में भी अडॉप्टेड। देखिए एक क्या है कि इनको एक होता है ना सहूलियत के लिए कि भाई कौन क्या क्या करेगा, पब्लिक में क्या क्या होता है, तो एक टेबल ऐप दे दी गई कि भाई उसके हिसाब से आप कर सकते हो। और अगर आपके पास खुद की समझ है तो वैसे कर लो। अल्टरनेटिव इट कैन हैव ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हैविंग क्लॉजेस डिफरेंट फ्रॉम दोज गिवन इन टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 व्हिच विल ओवरराइड टेबल एफ। जाहिर सी बात है अगर आपको राइट्स दिए जा रहे हैं कि आप अपने हिसाब से भी बना लो, ज्यादा ही समझदार हो तो दिखाओ समझदारी, है ना। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अपने हिसाब से बना लो। तो ऐसे केस में अगर आपको अपने हिसाब से बनाने की सहमति दी जा रही है तो जाहिर सी बात है भाई आपका ज्यादा बड़ा हक होगा। तो अगर टेबल एफ में कोई ऐसी बात कही है जो आपके आर्टिकल में अलग जारी होगी तो आपकी बात मानी जाएगी, आप टेबल एफ को ओवरराइड कर सकते हो। टेबल एफ एक तरीके से सजेशन टाइप का हो जाता है, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, भैया ये तो सिंपल था, इसमें था हमारे पास एटलीस्ट 1 और नॉट मोर देन 15, इसमें एटलीस्ट 2 नॉट मोर देन 15, यहां तो 2 तो होनी चाहिए, यहां पे एटलीस्ट 3 है एंड नॉट मोर देन 15। ये मैंने आपको बताया कि स्पेशल केसेस में ये बढ़ भी सकते हैं लेकिन इसके लिए एओ बदलना पड़ता और स्पेशल रिजोल्यूशन भी लाना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नाउ 6 हो गए। हाँ, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, जाहिर सी बात है यहां पे तो एप्लीकेबल ही नहीं है, आप खुद ही ओनर है, सब कुछ खुद ही है तो एप्लीकेबल ही नहीं है। ये मतलब ये नॉट रिक्वायर्ड, एप्लीकेबल ही नहीं है, यहां तो है ही नहीं भैया। मे बी अलॉटेड एज डायरेक्टर डिसाइड, तो ये अलॉट कर सकते हैं अगर डायरेक्टर कहता है तो। कैन बी अलॉटेड ओनली इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन रिसीव्ड, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गया तो आप कर सकते हो। देन पब्लिक डिपॉजिट्स, यहां तो भैया इट कैन नॉट, भैया ये पब्लिक डिपॉजिट्स नहीं ले सकते, इट कैन, है ना, ये रेस कर सकते हैं, है ना, पब्लिक से पैसे ले सकते हैं, पब्लिक कंपनी नाम से ही लग रहा है। नेम, तो यहां पर भैया जी ओपीसी होना चाहिए आखिरी में, यहां पे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड होना चाहिए और यहां पर लिमिटेड वर्ड होना चाहिए, सिर्फ लिमिटेड, यहां पे पब्लिक वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, वरना रट्टू तो था ओपीसी में अच्छा ओपीसी लगा रहे थे, प्राइवेट में अच्छा प्राइवेट लगा रहे थे, पब्लिक में पीयूबी एलटीडी लिख दें, नहीं पीयूबी की जरूरत नहीं है, सिर्फ एलटीडी यानी लिमिटेड वर्ड से काम चल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, डिफरेंस भी देख लिया हमने। नाउ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, जब भी आप किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उसको 4 हिस्सों में देखा जाता है। सबसे पहला प्रमोशन, जहां पर प्रमोटर्स आते हैं, याद होगा आपको प्रमोटर्स कौन होते हैं, जिनके दिमाग में ये फितूर आया था
ठीक है, जिनके दिमाग में ये फितूर आया था कि चलो धंधा करते हैं, कंपनी खोलते हैं, बड़ा बड़ा बिजनेस बनाते हैं, तो प्रमोशन यानी वो पहले बताएंगे, ये वो कुछ कुछ चीजें करेंगे, तो ये हमारे प्रमोटर्स के अंदर होता है। फिर जाहिर सी बात है आरओसी के पास जाके इनकॉर्पोरेशन कराएंगे, रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, फिर सर्टिफिकेट लिया जाएगा। सर्टिफिकेट लेने के बाद कैपिटल सब्सक्रिप्शन, जाहिर सी बात है फिर आपके जो मेंबर्स होंगे, जो भी डायरेक्टर्स होंगे, उन सबके नाम हम, ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं, उनसे सब्सक्राइब कराया जाएगा। भाई पहले वो कुछ तो करें। फिर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, फिर आपको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिलता है, देन आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो ये इसकी इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के 4 पॉइंट्स है। ये आपने बिजनेस में भी पढ़े ही होंगे, वहां तो काफी डिटेल्ड भी होता है ना। चलो फिर अब आगे बढ़ जाते हैं। इसके आगे क्या है भैया जी? इसके आगे छोटी छोटी सी चीजें हैं। तो सबसे पहला है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन में जो पॉइंट आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि भैया अगर आप पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए चीजें दे रहे हैं तो 90% आपका सब्सक्रिप्शन हो जाना चाहिए। बस ये मेन पॉइंट है, बाकी तो सारी लाइनें हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन ऑफ 90% ऑफ द शेयर्स। अगर भैया 90% नहीं हुआ देन, तो फिर भैया जी इन केस मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, तो फिर आपको जो आपने पीरियड डिसाइड किया था उसमें नहीं मिला, तो उस पीरियड से 15 डेज के अंदर अंदर, यानी जो भी आपका क्लोजर इशू है, जो आपने डेट डिसाइड की थी, उसके 15 दिन के अंदर अंदर बाकी लोगों को पैसे देने पड़ेंगे। भैया अगर 89.99 हो गया तो भी देने पड़ेंगे? हाँ जी, देने पड़ेंगे। अदरवाइज आप कोई तरीका को जो 0.9 रह गया तो कहीं से कुछ किसी से बोल दो कि भाई मैं ही पैसे दे रहा हूं, ले ले, एक अलग पॉइंट है। हालांकि ये बताने का नहीं है, सीक्रेट, ठीक है। लेकिन अगर होता है तो भैया अलाउ नहीं है, आपको इन सबको पैसे लौटाने पड़ेंगे 15 दिन के अंदर, ठीक है। और 90% नहीं हुआ तो फिर तो गए। तो 90% एटलीस्ट सब्सक्राइब हो जाने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये भी हो गया मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब बढ़ते हैं आगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये क्या होते हैं भैया? तो ये होते हैं जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले ही के खर्चे हो जाते हैं, तो इनको आप राइट ऑफ करते हो। इनको क्या करते हो? राइट ऑफ करते हो। भैया ये कौन करता है? तो देखिए, जब हम कंपनी बना रहे होते हैं, तो जब कंपनी बना रहे होते हैं तो भाई जब तक सर्टिफिकेट नहीं आया, क्या तब तक काम नहीं कर रहे कि सब कुछ दिमाग में चल रहा हूं, फिर हमने कुछ किया और सर्टिफिकेट पहुंच गया, और वहां से हमको सर्टिफिकेट, मतलब हमारी एप्लीकेशन पहुंच गई, वहां से हमें सर्टिफिकेट मिल गया, सब कुछ चल रहा है? हाँ, नहीं। जाहिर सी बात है, आप इधर से उधर भागा दौड़ी करेंगे, एक लॉयर पकड़ेंगे जिसे अच्छे से एप्लीकेशन ड्राफ्ट करवाएंगे, फिर आरओसी को जमा कराएंगे, आरओसी फिर आपको भेजेगा, तब तक के बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो इस टाइप के खर्चे को क्या बोला जाए, और कंपनी में इनकॉर्पोरेट कैसे किया जाए? क्योंकि कंपनी तो अभी बनी ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है, कल को उसने रिजेक्ट ही कर दिया एप्लीकेशन। तो ऐसे केस में अकाउंटिंग सर्चर्स ने कहा कि ठीक है, इनको नाम दो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, और इनको आप अपनी बुक्स में एज एन एसेट रख सकते हो, पर धीरे धीरे राइट ऑफ करोगे। राइट ऑफ करने के लिए आपको क्या, आप तो डायरेक्ट भी राइट ऑफ कर सकते हो, तो सबसे पहले आपको इसको राइट ऑफ करना है, ठीक है। तो राइट ऑफ करने के लिए सबसे पहला जो अकाउंट होगा वो सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा। अगर आपके पास कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो वहां से राइट ऑफ करो। कोई कैपिटल रिजर्व्स होते हैं, ये तो वैसे तो सब कुछ सिंपल ही है, या कोई भी रिजर्व टाइप के होते हैं, जनरल सेट ऑफ करो, ठीक है। अदरवाइज जनरल सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, और फिर लास्ट में पीएनएल में लेकर जाओ, क्योंकि अब हम कंपनीज में तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोला जाता है इसको, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोला जाता है। तो इस सीरीज में आपको इसको राइट ऑफ करना पड़ता है। तो ये भी पॉइंट है, इसको भी हम पढ़ सकते हैं। हो सकता है अगर आपको यहां ना आए तो सीयूटी में आ जाए, या कहीं ना कहीं आना चाहिए। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन के लिए है, और लोग इसको छोड़ देते हैं, है ना। तो ये भी सही है। नाउ काइंड्स और क्लास ऑफ शेयर, तो ये तो भैया हमें पता है। क्या पता है? काइंड्स एंड क्लास ऑफ शेयर में सेक्शन 43 के हिसाब से भैया 2 प्रकार के शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स को कुछ राइट अवेलेबल होता है, इक्विटी शेयर पूरा रिस्क उसका, तो पूरा रिवॉर्ड भी उसी का, है ना। ऐसा चलता है। तो ये 2 प्रकार के शेयर्स होते हैं। इसके अंदर क्या है? तो भैया प्रेफरेंस शेयर्स बहुत टाइप के होते हैं। इक्विटी शेयर्स का सीधा सीधा सिस्टम है, भाई जो भी बचा सब आपका है, और अगर नहीं कमाया तो जो आपने दे दिया सब उनका है ना। पर प्रेफरेंस शेयर्स में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो उसको देखते हैं। तो देखिए, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होता है। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में क्या आता है भैया? तो इसमें आते हैं शेयर्स कैरी द राइट टू रिसीव एरियर्स ऑफ डिविडेंड बिफोर डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। यानी नाम से समझ में आ रहा है कि आपके पास एक राइट है कि आप रिसीव कर सकते हैं डिविडेंड, पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, रिसीव एरियर्स ऑफ डिविडेंड, ये इंपॉर्टेंट है क्यूमुलेटिव का मतलब कि भाई पहले साल नहीं मिला, दूसरे साल नहीं मिला, तीसरे साल अच्छा प्रॉफिट हो गया, तो भाई तीनों साल के, लेट सपोज अगर 5% फिक्स था, तो तीनों साल के यानी 15% अब आपको मिलेगा पहले, फिर इक्विटी की बात की जाएगी। तो क्यूमुलेटिव का मतलब ये होता है कि जो पुराने साल का नहीं मिला वो भी आपको मिलेगा बाद में इकट्ठा जब भी होगा। फिर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? जिसमें ये राइट्स नहीं है, यानी कि भैया अगर किसी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो इक्विटी के साथ साथ आप भी गए, या अगर 10% हुआ और आपका सिर्फ 12% था लेट सपोज, तो आपको 10% में ही हिस्सा मिलेगा, 2% आपका भी लॉस हो गया और एक्यूमुलेट भी नहीं होगा। देन
पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, ये वो कंपनीज होती हैं जो कि आफ्टर डिविडेंड हैज बीन पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, होल्डर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स विल आल्सो हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट। इसका मतलब कि भैया आपने तो भैया जी जो काम करना था कर दिया, लेकिन प्रॉफिट इतना बंपर हो गया तो आपको बोला गया है कि अगर आप 5% के लिए, उसके बाद 70% हम इक्विटी वालों को देंगे, तो 5 + 70 75 हो गया, अभी भी 10% बच गया तो उसमें कुछ हिस्सा आपको वापस मिल जाएगा। तो ये पार्टिसिपेटिंग हो गए, जिनको ये हिस्सा नहीं मिलेगा वो नॉन पार्टिसिपेटिंग हो गए, विच डू नॉट कैरी द राइट। ठीक है, सिंपल है। फिर उसके बाद आता है कन्वर्टेबल। ये तो हमें पता ही है कि वो जो कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी शेयर्स के अंदर, जो कन्वर्ट नहीं हो सकते, जो डू नॉट हैव कैरी अ राइट, तो वो नॉन कन्वर्टेबल हो गए। ठीक है, ये तो काफी सिंपल है, ये तो सिंपल चलता रहता है। तो आपको पर ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए एमसीक्यू पैटर्न में कुछ आ जाए या कुछ ऐसे टेक्निकल पॉइंट आ गए तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना। पढ़ना, देखो हमें पढ़ना तो इतना सारा है, ऑफ कोर्स एग्जाम में तो ज्यादा 34 35 37 क्वेश्चन ही आने वाले हैं, लेकिन हमको तो पूरा पढ़ना है ना, तो इन चीजों का थोड़ा थोड़ा ध्यान आप जरूर रखिएगा। ऑल्दो नाम से भी आपको समझ में आ जाएगा। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स यानी कि वो शेयर जो कि रिडीम हो जाते हैं एक कंपनी के लाइफ टाइम के अंदर, वो बता देते हैं कि भाई 10 साल बाद आपके प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो जाएंगे। इसका मतलब कि जो पैसे आपने 10 साल पहले दिए थे, 10 साल बाद वो पैसे भी आपको मिलेंगे। उस 10 साल में जो भी आपने कमाया होगा, मतलब जो भी हिस्से का कंपनी ने प्रॉफिट कमाया होगा, उसमें से जो भी आपका हिस्सा बन रहा होगा वो आपको देते रहेंगे। तो ये हो गया हमारे पास कन्वर्टेबल, बट नॉट एक्सीडिंग 20 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। ये अब पॉइंट चलता है। फिर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? आर दोज अमाउंट विच कैन बी रिटर्न बाय द कंपनी टू द होल्डर्स सच शेयर्स व्हेन द कंपनी इज वाउंडेड अप। यानी कि ऐसा नहीं कि कभी मिलेंगे ही नहीं, मिलेंगे, लेकिन जब वाउंड अप हो रही होगी तब आपको मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए इसको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं, इसको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। अब रिडीमेबल है तो ये नहीं आपने बोल दिया 50 साल 60 साल, नहीं, 20 years मैक्सिमम बोला गया है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, तो जाहिर सी बात है इनके बीच में कुछ डिफरेंस है, उसको भी देख लेते हैं। तो डिफरेंस क्या कहता है बॉस? राइट ऑफ डिविडेंड। तो सबसे पहला राइट तो भैया प्रेफरेंस शेयर के ऊपर ही है। तो डिविडेंड इज पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इफ इट इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। तो अगर इक्विटी शेयर्स को मिलेगा तो उससे पहले इनको मिलेगा। इनको कब मिलेगा? मे और मे नॉट बी पेड ऑन इक्विटी शेयर्स इफ इट इज पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो डिविडेंड इनको मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता, पर पहले प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा। रेट ऑफ डिविडेंड, इनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, इनका नहीं होता। रेट ऑफ डिविडेंड इज प्रपोज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवरी ईयर एंड डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर्स। मीटिंग होती है, मीटिंग में डिसाइड किया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ रेशियो रखते हैं, फिर उसमें शेयर होल्डर्स अप्रूव डालते हैं, तब फिर आगे बात बनती है। इनका फिक्स्ड है, अगर उस फिक्स परसेंटेज से ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो इनको तो उतना ही मिलना है। एरियाज ऑफ डिविडेंड, भाई प्रेफरेंस के केस में ऐसा है, प्रेफरेंस शेयर्स अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी क्यूमुलेटिव वाले प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो एरियाज पे किया जाता है बिफोर डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एवरी ईयर। इन केस डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग द ईयर, इट इज नॉट एक्यूमुलेटेड टू बी पेड इन दी कमिंग ईयर्स। ठीक है, तो इनको एक्यूमुलेट नहीं किया जाता, भाई उनका लॉस हो गया। कन्वर्टेबिलिटी, जाहिर सी बात है ये इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, ये किस में कन्वर्ट होंगे? इक्विटी में खुद ही है, तो नॉट कन्वर्टेबल होते हैं। ठीक है, देन रिडम्पशन, जाहिर सी बात है यहां पर आपका रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होंगे तो रिडम्पशन भी होगा, लेकिन इक्विटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, कंपनी बायबैक जरूर कर सकती है इट्स इक्विटी शेयर्स। ठीक है, और अभी काफी अच्छा केस चल रहा है, इस पे केस स्टडी भी है कि भाई कोई कंपनी है जो रजिस्टर्ड हुई और 2000 से ऊपर के उसके शेयर प्राइस थे, अब वो कह रही कि मैं बायबैक कर लूंगी 700 में। भाई ये जो 1300 का अंतर ही कहां चला गया, है ना? तो ये भी पॉइंट्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वोटिंग राइट्स, जाहिर सी बात है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है, बट सिर्फ उनके सर्कमस्टांसेस में, नहीं स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही आता है, अदरवाइज नहीं होता मोस्टली। और इनके पास तो भाई सब सारा ही वोटिंग राइट, ओनर है भाई, मालिक के हक के अंतर्गत आते हैं, तो ये तो अपने वोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वोट का इस्तेमाल तो हमेशा ही करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी जैसे ही 18 से ऊपर होंगे अपने वोट की वैल्यू पहचान कर वोट जरूर डालेंगे, और सेंसिबली डालेंगे, ऐसे नहीं कि भावनाओं में बह बह के डाले जा रहे हैं। बाकी फिर जिसकी जैसी श्रद्धा वैसा वोट वो डाल सकते हैं। नाउ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन, ये ऑन है, ऑन वाइंडिंग अप द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज रीपेड बिफोर द इक्विटी शेयर। जाहिर सी बात है भाई पहले डिविडेंड मिल रहा है, पहले पेमेंट भी इन्हीं का होगा। देन ऑन वाइंडिंग अप इक्विटी शेयर कैपिटल इज रीपेड आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज पेड, तो उसके बाद ही ये पे होता है। फिर राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, तो जाहिर सी बात है प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, क्योंकि वो ओनर का हाथ है। ठीक है, तो ओनर्स ही होते हैं, यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। जाहिर सी बात है ओनर ये भी है, लेकिन इनके पास ये राइट्स नहीं होते। इनके पास भाई पहले प्रॉफिट कमाओ, अपने अपने हिस्से की बात देखो, कंपनी हम चलाएंगे, हमें चलाने दो, ये वाला डायलॉग यहां पर सूट कर जाता है। ठीक है, ओनर तो वैसे दोनों ही हुए।
है ना। नाउ अब उसके बाद पहुंचते हैं शेयर कैपिटल। ये इसको समझना जरूरी है क्योंकि आप बड़ी क्लासेस में जाके बड़ी बड़ी कंपनी संभालने वाले हैं, है ना। तो बड़ी बड़ी कंपनी संभालने वाले तो आज से समझ लीजिए कि कैसे दिखाते हैं, बैलेंस शीट को कैसे बनाते हैं, क्या है, तो आपके लिए आसान होगा। क्योंकि हो सकता है एग्जाम में शायद ये आए या 3-4 नंबर में आपको एक फॉर्मेट में कहीं कहीं कुछ चीजें लिखने के लिए आ जाए, लेकिन नॉलेज के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलो यहीं से पढ़ा देता हूं मैं क्योंकि साइड है थोड़ा सा। शेयर कैपिटल, एवरी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर रिक्वायर्स कैपिटल टू मीट इट्स फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। सबको पता है भाई कैपिटल चाहिए ताकि हम अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर सके, कंपनी को चलाते रह सके। हमारी बॉडी में जैसे हमें ब्लड चाहिए, कंपनी को मनी चाहिए, है ना, वैसा ही काम है। नाउ द कंपनी रेज इट्स कैपिटल बाय इशूइंग शेयर्स टू इट्स कॉल्ड शेयर कैपिटल। जाहिर सी बात है, तो जब भी कंपनी शेयर इशू करके जो भी पैसा लेती है, क्योंकि देखिए सिंपल है, बचपन से आप सुन रहे होंगे कैपिटल, तो ओनर कुछ भी लाता है तो कैपिटल। यहां पर भैया शेयर आप ले रहे तो आप ओनर बने तो आप कुछ भी लाए तो कैपिटल, पर शेयर की वजह से लाए तो शेयर कैपिटल। बट सिंपल है कि नहीं। अकाउंटिंग रिसर्चर्स नाम रखने में काफी सिंपल रहते हैं। टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, तो इसके अंदर काफी सारे आते हैं, यही हमें ध्यान देना है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल आता है, फिर इशूड आता है, सब्सक्राइब आता है, कॉल्ड अप आता है, पेड अप आता है। ये है क्या भैया? ऑथोराइज का मतलब एक मैक्सिमम लिमिट, ये आपके एओ में भी लिखी रहती है कि भैया इससे ज्यादा आप इशू नहीं कर सकते। अगर आपको करना है तो फिर वही स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो, फिर बहुत सारी चीजें चेंज करो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो। ये मैक्सिमम होती है, ये सिर्फ दिखाने के दांत है। हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग, तो ये सिर्फ दिखाने के दांत है। अब ऑथराइज तो आपको पता है, पर हर बार आप ऑथराइज नहीं करोगे। जैसे मान लीजिए 1 लाख है, ठीक है, ये मैं नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से बता दे रहा हूं, इंटू 10 करके आप वैल्यू निकालेंगे, है ना। नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख ऑथराइज किया गया, तो आप हर बार नहीं करेंगे। हो सकता है इस बार आपने सिर्फ 20,000 किया इशू मार्केट में, ठीक है, तो ये भी वैल्यू दिखाने की है। यहां से मेन चीज शुरू होती है कि अब आपने 20,000 दिया, ठीक है, इशू किया। अब आप मुझे बताइए, अगर आपने इशू 20,000 किया तो सब्सक्राइब कितने होने चाहिए? कम से कम, भले ही पैसे पे ना हो, लेकिन एप्लीकेशन के पैसे इसमें 90% यानी कि 18,000 तो आ जाने चाहिए, ठीक है। फिर जाहिर सी बात 18,000 के लिए लोगों ने सब्सक्राइब तो कर लिया, मगर हो सकता है पूरे पैसे नहीं दिए, किसी पे कुछ कुछ दिए, तो वो हमारे पेड अप में आ जाते हैं। हालांकि यहां पर जब आप क्या बोलते हैं, सॉरी, ये यहां पे कॉल्ड अप होता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि 18 पे इंटू अगर 10 रुपए है, अगर 10 रुपए है तो ये जरूरी नहीं कि हमने 10 के 10 मांग लिए। हमने कभी 3 मांगे होंगे, फिर 3 मांगे होंगे, फिर 3 मांगे होंगे। तो यहां पर जो भी कॉल्ड अप है, जैसे मान लो अगर मैं सेकंड स्टेज तक पहुंच गया तो मैंने 7 रुपीज मांग लिए, तो ये कॉल्ड अप में आ जाएंगे। फिर सामने वाले ने जो पे किया है वो पेड अप में आ जाएगा। तो ये ऐसे डिवीजन किया जाता है। फिर इसी बीच में जाहिर सी बात है, सामने वाले ने अगर पे नहीं किया तो वो कॉल्स इन एरियर में जाता है, ठीक है, वो कॉल्स इन एरियर के अंदर आता है। इसीलिए सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप के अंदर जब आप वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद माइनस किया जाता है कॉल्स इन एरियर, जो पैसे आपको नहीं मिले। और भैया जरूरी थोड़ी कि कोई ना ही दे, कोई ऐसा भी हो सकता है जल्दी दे दे, तो जल्दी दे देगा तो कॉल्स इन एडवांस है, ये हमारे लिए लायबिलिटी के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। तो ये 2 और इसके अंदर नए टर्म्स होते हैं। वो ऑफिस सीरीज ये होती है, हमें यहां से काम स्टार्ट होता है ना, फिर उसके बाद कॉल्ड अप वैल्यू तो वहां पे लिख दी जाती है, ठीक है। तो ये हमारे कंपोनेंट्स हैं शेयर कैपिटल के अंदर, ये नाम पढ़े जाते हैं। अब इसके अंदर चलते हैं और थोड़ा सा और समझते हैं। तो रिजर्व कैपिटल ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। हालांकि मैं चाहता तो हूं कि इस पे एमसीक्यू आए, क्योंकि ये अच्छा पॉइंट है, लोगों को कंफ्यूज करता आता नहीं है, मे बी पॉसिबल आ ही जाए। तो क्या है, रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल। यानी कि किसी बंदे ने सब्सक्राइब तो कर लिया आपका शेयर्स, है ना, पर हमने क्या किया, उससे कुछ रुपए अभी बचा के रखे कि वाइंडिंग अप के टाइम मांगेंगे, तो वो कैपिटल हमारे लिए रिजर्व कैपिटल कहलाती है। देखिए, दैट अ कंपनी रिजॉल्व्स बाय अ स्पेशल रिजोल्यूशन नॉट टू कॉल एक्सेप्ट इन द इवेंट of winding up of the company such shares shown subscribed but not fully paid up के अंदर ये दिखाई देते हैं। Let us take an illustration example के लिए जैसे Galaxy लिमिटेड है, उन्होंने 1 लाख शेयर इशू किए 10 ईच के, पर कंपनी रिजॉल्व आउट दैट ₹10, ₹3 per share will be called at the time of wind up। यानी कि 3 per share यानी 3 लाख रुपए इज द रिजर्व कैपिटल, ठीक है। 1 लाख इंटू 3 किया तो 3 लाख रुपए हमारे रिजर्व कैपिटल। यानी कि अपने शेयर्स में से कुछ पैसा बचा के रख लेना कि जब कंपनी का वाइंड अप होगा तब मैं पैसे मंगाऊंगा, तो वो कैपिटल आपने रिजर्व करके रख लिया है, ठीक है। तो इसको रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। इसीलिए कई बार लोग समझ नहीं पाते कैपिटल रिजर्व कैपिटल, एक वो चलता है टिंग और एक यहां से टिंग और एक शायद अक्षय जी का है तो यहां पर भी वही हो रहा है, रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व। आपको ध्यान रखना, रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल जो आपके पास बची हुई है, जो वाइंड अप पे यूज होगी, है ना, एट द टाइम ऑफ वाइंड अप। पर कैपिटल रिजर्व का मतलब होता है जब आप कोई प्रॉफिट निकाल रहे हैं कैपिटल एसेट्स के थ्रू, क्रिएटेड आएगा ये CRE है, क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट एंड इट इज नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। और ये डिविडेंड के लिए फ्री भी नहीं होता है। जैसे अगर अपन
मान लीजिए कोई चीज को बेच रहे हैं और उससे हमें ज्यादा पैसे मिल जाए, है ना, तो हम उसको बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन ये आपके नॉर्मल डे टू डे ट्रांजैक्शंस के हिस्से के नहीं होते हैं, ये किसी और तरीके के होते हैं। बेसिकली सिंपल सा पॉइंट देखो, तो बैलेंस शीट के आइटम्स को जो आप बेचते हैं, जो कभी कभार बेचते हैं, तो उस पर जो आपको पैसा मिलता है तो वो यहां पे कैपिटल रिजर्व के अंदर आ जाता है। ठीक है, नाउ फॉर्मेट ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, देखिए, बाकी तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। आपको सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखना है, फिर शेयर होल्डर फंड लिखना है, फिर शेयर कैपिटल लिखना है। इस शेयर कैपिटल के अंदर ही बाकी सारी चीजें हैं जो कि आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है, जो कि आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है। प्रेजेंटेशन का क्वेश्चन सैंपल में भी है, तो इसलिए आपको ध्यान देना है। ठीक है, सैंपल पेपर में भी प्रेजेंटेशन का है जो सीबीएसई बोर्ड ने रिलीज किया था। ओके, नाउ फिर ये रिजर्व एंड सरप्लस है, तो बाकी सारी चीजें तो आप बाद में पढ़ेंगे। अभी जो हमारा मेन कंसर्न है वो शेयर कैपिटल के ऊपर है, तो शेयर कैपिटल को देख लेते हैं। तो शेयर कैपिटल के अंदर सबसे पहले आप इक्विटी एंड लायबिलिटीज हेडिंग डालेंगे, फिर शेयर होल्डर फंड डालेंगे, फिर शेयर कैपिटल डालेंगे। ये आपकी बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट होगा, उसके अंदर नोट्स टू अकाउंट्स होंगे। इस नोट्स टू अकाउंट्स में देखिए सारे आ रहे हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल दिखाने के दांत भी आएंगे, इक्विटी और प्रेफरेंस के अलग अलग नाम आएंगे, और फिर यहां पे वैल्यू लिखा जाएगा। ये बैलेंस शीट के अंदर नहीं जाएगा, ये नोट्स में दिखाने के, पर नोट्स में दिखाया जरूर जाएगा, तो प्रेजेंटेशन आपको याद रखनी है। देन इशूड कैपिटल, जो आपने इशू कर दिया है ना, ऑथराइज्ड टोटल कैपिटल थी, उसमें से जो भी हिस्सा आपने इशू कर दिया, इक्विटी का अलग है, प्रेफरेंस का अलग है, जैसे जैसे आप इशू करोगे वो आप बताते जाओगे। यहां पर आपके क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ शेयर आएंगे, यहां पे प्राइस आ जाएगी। फिर सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, यानी कि जो कैपिटल लोगों ने सब्सक्राइब कर ली, मगर कुछ पे तो पूरे ही पैसे दे दिए, कुछ पे नहीं दिए, तो जो दे दिए वो यहां पर, जो नहीं दिए वो यहां पर। और यहीं पर आता है कॉल्स इन एरियर, देखिएगा यहां पे कॉल्स इन एरियर भी यहीं आता है, फोरफीचर ऑफ शेयर भी यहीं पर आता है। ठीक है, अगर इक्विटी का है तो भैया इक्विटी का अलग आएगा, प्रेफरेंस का अलग आएगा, अमाउंट टू बी शोन। अब ये जो है ना, ये अमाउंट जाते हैं, ठीक है, ये अमाउंट्स आपके जाएंगे कहां पर, शेयर कैपिटल के अंदर। ठीक है, ये सारे अमाउंट्स यहां पहुंचते हैं, तो ये होते हमारे दिखाने के दांत। ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो यहां पर आकर हमारा ये भी हो गया काम खत्म, जो मोस्टली चीजें थी हमने कंप्लीट कर दी। तो चलो फिर अब जो आखिरी में बोलना है हमें, और वो क्या बोलना है, थैंक यू कि आपने ये वीडियो देखा। देखिए, कॉन्सेप्ट मैपिंग में बेसिक पॉइंट ये है कि हमें फास्ट में ये बता देना है कि क्या क्या चीजें पढ़ी थी, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो आपको फॉर्मेट याद रखना है, प्रेफरेंशियल्स के टाइप्स याद रखने हैं, कंपनी की डेफिनेशन याद रखनी है ना। एक एक दो दो नंबर के जो एनालिटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, हो सकता है वो यहां से पूछ लिया जाए। और प्रेजेंटेशन का क्वेश्चन तो सैंपल पेपर में भी आया था, तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। 30-40 मिनट्स में आप यूं देख लेते हैं, फिर जो लास्ट में मुझे कहना होता है वो तो मैं कहता ही हूं, क्या, हैव स्माइल्स, स्प्रेड स्माइल्स। पढ़ाई तो चलनी ही है और चलानी ही है, अच्छे मार्क्स तो हमें लाने ही हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी हमारी मेंटल हेल्थ है। तो मुस्कुराना भी है और किसी को मुस्कुराने का मौका भी देना है। और फिर लास्ट में जो मुझे कहना है, टाटा बाय बाय।